नमस्कार। एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग चर्चा कर रहे हैं समकालीन साहित्य, और कल हम लोग इसके अर्थ और क्या स्वरूप है उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा हम लोगों ने किया, और यह भी देखा कि समकालीन साहित्य का मतलब केवल तत्कालिक साहित्य नहीं है, बल्कि आधुनिक साहित्य में किस तरह से 3 दौर आया और उसमें समकालीन साहित्य अपना एक रूटीन बना पाया है, उसके बारे में चर्चा की। 1947 से लेकर 70 तक का जो पहला दौर है उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग 70 के बाद का जो दशक है, जो दौर है, उसके बारे में, और तीसरा दौर जो है ग्लोबलाइजेशन के बाद, उस पर चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं जाने माने साहित्यकार डॉक्टर देवेंद्र चौबे। आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं और कई पुस्तकें आपके प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें खास करके आलोचना का जनतंत्र और आधुनिक साहित्य में दलित विमर्श, और साथ ही एक समकालीन कहानी का समाजशास्त्र काफ़ी प्रचलित है छात्रों और अध्यापकों के बीच में। तो निश्चित तौर पे आज हम लोग को समकालीन साहित्य का जो दूसरा दौर है और तीसरा दौर, उस पर जानने का मौका मिलेगा। इस उम्मीद के साथ डॉक्टर चौबे को आमंत्रित करते हैं कि आप अपना व्याख्यान शुरू करें। धन्यवाद अमरीन जी। मित्रों, जैसा कि कल हमने इस बात का उल्लेख किया था कि समकालीन हिंदी साहित्य को पर विचार करने के लिए हमें 3 तरह से देखने की ज़रूरत है, और इसलिए भी ज़रूरत है कि जो बहस, पूरी डिबेट है या जो पूरी बहस है समकालीन साहित्य को लेकर के, कि वह 90 से माना जाए या एकदम तत्कालीन साहित्य हो, या इसी तरह से वह पूरा का पूरा 70 के बाद का हो। मैंने कल एक प्रस्ताव किया था कि पूरा जो हमारा समकालीन हिंदी साहित्य है वह 1947 से शुरू होता है, और इसीलिए हमें इस पूरे दौर को, स्वाधीनता के बाद के साहित्य को 3 हिस्सों में बांट कर देखने की ज़रूरत है। और इसमें पहला दौर जो है 1947 से 1970 तक होता है, जिसे हम नया साहित्य के रूप में हम देख सकते हैं, जिस पर विचार कर सकते हैं। इसी तरह से समकालीन हिंदी साहित्य का जो दूसरा दौर है वह 1970 से 90 तक का है, और इसे हम समानांतर साहित्य के रूप में देख सकते हैं। और पुनः इसी तरह से जो तीसरा दौर है वह 1990 से लेकर के आप कह सकते हैं कि अब तक जो लिखा जा रहा है। तो इस पूरे दौर में जो खास बात हुई कि अस्मितावादी लेखन बड़े पैमाने पर हुआ, खास तौर से स्त्री साहित्य, दलित साहित्य, आदिवासी साहित्य। इसी तरह से बाजार या आर्थिक उदारीकरण के बाद जो पूरी स्थितियाँ बदली, उसने एक नए तरह के साहित्य को बनाने का माहौल पैदा किया। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि समकालीन साहित्य को एक तरह से थोड़ा सा अलग हट करके विचार करने की ज़रूरत है। आप गौर करेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी बात दिखाई पड़ती है इस पूरे दौर में, कि कल हम इस बात पे विचार कर रहे थे किस तरह से 47 से 70 के बीच किस तरह से नया लिखा जाता है, नई कहानी, नई कविता, या फिर एक तरह से उपन्यास में, नाटक में, आलोचना में नए तरह का विकास होता है। और उसे खास तौर से कुछ जो लेखक हमारे हैं इस साहित्य के, वे इस पूरे विचार की प्रक्रिया को या साहित्य को लेकर के हमारे सामने आते हैं। यह नयापन एक तरह से साहित्य की भाषा में भी था, साहित्य के विषय वस्तु में भी था, और इसी तरह से समाज को समझने की जो एक नई दृष्टि हो सकती थी, वो नई दृष्टि को लेकर के हमारे लेखक हमारे सामने आते हैं और विचार करते हैं और रचनाएं देते हैं। और इसीलिए कल जब हम विचार कर रहे थे तो इस पूरी प्रक्रिया में हमने देखा कैसे नई कहानी में मोहन राकेश हैं, या फणीश्वर नाथ रेणु हैं, या फिर आपके भीष्म शाहनी हैं, या उषा प्रेमदा हैं, या ऐसे अनेक लेखक हैं, कमलेश्वर राजेंद्र यादव, जो एक तरह से साहित्य को नए सिरे से हमारे सामने रखने की चेष्टा करते हैं या एक तरह से नया चित्र उभारते हैं। इसी तरह से कविता में मुक्तिबोध या अन्य कवि जो रघुवीर सहाय हैं या कुंवर नारायण हैं, ये सारे के सारे कवि एक नए भावबोध रचना संसार लेकर के हमारे सामने आते हैं। आप गौर करेंगे कि इस पूरे दौर में मुक्तिबोध जिस बात की चर्चा करते हैं कि जो हमारा मध्य वर्ग है वह एक अलग प्रकार के जटिल मानसिक संवेदना के दौर से गुजर रहा है, और जिसमें कई तरह की टकराहट हमारे सामने दिखाई पड़ती है, जिसका नतीजा है कि हम एक अलग तरह से तनाव की ज़िंदगी जी रहे हैं। और लेखक कहीं ना कहीं समय का जो दबाव होता है, जो विचारधाराओं की जो टकराहट होती है, जो कई सामाजिक समूह के जो एक तरह से संवेदनाएं होती है, या इसी तरह से जो कई तरह के मतलब आंदोलन होते हैं, इन तमाम आंदोलन, तमाम विचारों के बीच जो समय का जो दबाव होता है उसको लेखक महसूस करता है। और इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा काम करता है कि इन सबसे समाज के अंदर, मनुष्य के अंदर
या सामाजिक समूहों के अंदर जो एक अलग प्रकार का जो तनाव बिल्डअप होता है, जो तनाव पैदा होता है, उस तनाव को लेखक एक तरह से कहा जाता है कि एक नए ऐतिहासिक बोध और भावबोध के साथ रखने की कोशिश करता है। ये चीज़ें दिखाई पड़ती है। लेकिन जो मेरे सामने जो सबसे बड़ा सवाल है इस पूरे दौर में कि आखिर वह क्या है जो 70 के बाद के साहित्य को बदलना शुरू कर देता है। कहानी की भाषा में जो परिवर्तन हुआ था 1947 के बाद, कविता की भाषा में जो प्रतीक और बिंब जैसी चीज़ें दिखाई पड़ती है, या आप यह भी कह सकते हैं कि जो पुराना जो तुकबंदी थी उसे 1947 तक आते आते कविता मुक्त होती है। वहाँ पर एक नए तरह का गद्यात्मकता दिखाई पड़ती है और उस गद्यात्मकता के जरिए एक नए समाज का जो यथार्थ बोध है उसको दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन कहा जाता है कि जब 1964 के बाद जब कहानी का दौर शुरू होता है, कविता का दौर शुरू होता है, तो वहाँ से साहित्य बदलना शुरू हो जाता है और उसका ठीक ठीक प्रभाव एक तरह से 70 के बाद दिखाई पड़ता है। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा था कि साहित्य सिर्फ मतलब सामाजिक गतिशीलता से प्रभावित नहीं होता है, या अपने समय के जो बहुत सारे जो सामाजिक आंदोलन होते हैं, जो राजनीतिक आंदोलन होते हैं, जो सांस्कृतिक गतिविधियां होती है, उसे भी साहित्य कहीं ना कहीं एक तरह से दिखाने की कोशिश करता है। और इसीलिए कई बार समाज और साहित्य के बीच जिस हम गहरे रिश्ते की बात करते हैं वो बार बार दिखाई पड़ती है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि समकालीन साहित्य को जो स्थितियां प्रभावित करती है उसमें 1947 में देश का विभाजन होता है, सांप्रदायिक हिंसे होते हैं, या फिर 1956 में जो अम्बेडकर हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म में जाते हैं। और इसमें तीसरा जो बड़ा जो जिसका असर साहित्य पर दिखाई पड़ता है वह 1967 में चारू मजूमदार जैसे युवा जब नक्सलबाड़ी में जब एक तरह से एक बहस होता है, विवाद होता है और आंदोलन होता है, तो उसके बाद जो पूरा का पूरा एक तरह से सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया शुरू होती है वह कई तरह से विचार करने की मांग करती है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि 70 तक आते आते साहित्य की पूरी धारा बदल जाती है। अब कहेंगे कि 1947 से 70 के बीच का जो साहित्य है, यहाँ पर जीवन को समझने का एक खास तरह की दृष्टि दिखाई पड़ती है। कई बार इसमें यह भी दिखाई पड़ता है कि जो मनुष्य की जो निजता होती है, जिसके बारे में आगे कहते हैं, कि वह चेतना भी दिखाई पड़ती है। लेकिन मुझे बार बार लगता है कि 70 तक आते हुए चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर संवेदना की जगह प्रतिरोध या आक्रोश ऐसी चीज़ें लेनी शुरू हो जाती है। और कहा जाता है कि इसको बनाने में 70 के आसपास की जो राजनीतिक जो सामाजिक स्थितियां थी, जिसमें नक्सलवाद भी एक बहुत बड़ा कारक था, या फिर बाद में जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को जिसे संपूर्ण क्रांति कहा जाता है, उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मिला करके एक तरह से हमें हमारे सामने एक नए तरह के साहित्य लेकर के आती है। और इसे हिंदी के जो कुछ आलोचक हैं, अब कल्पना करेंगे कि 1972 और 74 के बीच जो समानांतर साहित्य का आंदोलन चलता है, जिसके केंद्र में कमलेश्वर जी से चलाते हैं और कहते हैं कि साहित्य अब आम आदमी के सवालों को लेकर के आ रहा है। तो इस आम आदमी के सवाल का जो सवाल है एक बड़ा सवाल बनता है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि चाहे वह सिनेमा हो, चाहे साहित्य हो, चाहे पेंटिंग्स हो, या जिस तरह से बड़े पैमाने पर लघु पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है 1970 के बाद, ये लघु पत्रिकाएं कहीं ना कहीं जो मुख्य धारा की जो पत्र पत्रिकाएं थी, जिसे बड़े बड़े घराने चला रहे थे, टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे बड़े बड़े घराने, उनके समानांतर हर कस्बे से, हर शहर से हिंदी के लेखक या छोटे छोटे लेखक या छोटे छोटे कस्बे से, गांव से, यहाँ तक कि गांव से भी बहुत सारे लेखक ऐसे आते हैं जो उन लघु पत्रिकाओं के जरिए एक समानांतर वैकल्पिक साहित्य की रचना करते हैं, जो मुख्य धारा के साहित्य के समानांतर दिखाई पड़ता है। और इसीलिए यहाँ पर जो साहित्य की पूरी जो त्योर दिखाई पड़ती है, बिल्कुल भिन्न किस्म की दिखाई पड़ती है, जिसका नतीजा होता है कि बहुत सारी चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती है। मैं आपसे कह रहा था कि किस तरीके से ये फ़र्क दिखाई पड़ता है, इसे हम अगर उस दौर के साहित्य पर कुछ विचार करें, कुछ चीज़ों को ले, तो थोड़ा हो सकता है और साफ दिखाई दे। उदाहरण के लिए कि अगर हम कविता की चर्चा करें, तो 1970 के बाद की हिंदी कविता में बहुत सारे ऐसे कवि आते हैं जो सामाजिक यथार्थ को एक राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ व्यक्त करते हैं। यह राजनीतिक प्रतिबद्धता एक तरह से नई कविता में उतनी प्रभावशाली नहीं है जितनी कि 1970 के बाद की कविता में दिखाई पड़ती है। और ख़ास तौर से कुछ कवि जो हमारे सामने हैं, जिस प्रतिबद्धता को और उसके समानांतर जो प्रतिरोध की नई चेतना गढ़ते हैं। समाज वही समाज है, समाज लेकिन गतिशील हो गया है, और वह समाज जो है अपने सवालों को लेकर के एक तरह से अब प्रतिरोध दर्ज करना शुरू कर देता है। उसके जीवन का जो यथार्थ है, उसके जीवन की जो मूल संवेदना है, उसको वह समझने की कोशिश करता है।
और उसे बार बार लगता है कि जो सामाजिक जीवन की जो मुख्य धारा है, उस मुख्य धारा में कुछ ऐसी स्थितियां बना दी गई है कि आम आदमी का जीवन या मनुष्य का जीवन कहीं ना कहीं और कठिन हो गया। और इस कठिनता में जो सबसे बड़ा सवाल दिखाई पड़ता है, जिसे 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 हम बार बार कहते हैं या जिसे बार बार कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो एक तरह से जटिल जो सामाजिक जो मन था, उस सामाजिक मन का जो यथार्थ था उसे दिखाने की कोशिश करते हैं हमारे लेखक। और इसके समानांतर यह भी कहा जाता है कि जिस तरीके से नेहरू के निधन के बाद 1964 के बाद या 67 के मूवमेंट के बाद, आंदोलन के बाद जिस तरह से समाज में एक मोहभंग की प्रक्रिया शुरू होती है और राजकमल चौधरी और धूमिल जैसे कवि जिस तरीके से अपना प्रतिरोध दर्ज करते हैं, आप गौर करेंगे कि इस दौर में जिस गहरी चेतना के साथ, जिस गहरी संवेदना के साथ एक तरह से धूमिल या राजकमल चौधरी जैसे कवि अपनी रचनाएं लेकर के आते हैं, तो धूमिल की जो किताबें आपके सामने हैं, संसद से सड़क तक या कल सुनना मुझे या सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, अब थोड़ी सी कल्पना करिए, एक कवि जब किताब लिखता है, कविताएं लिखता है, तो यह चर्चा करता है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। मतलब एक प्रजातंत्र है जिसे हमारी सरकार ने निर्मित कर रखा है और उसके समानांतर जो हमारी जनता है, जो हमारा समाज है, वह समाज एक नए प्रकार के प्रजातंत्र की तलाश कर रहा है। और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र जो जिसे धूमिल का जो काव्य संग्रह है, या इसी तरह से संसद से सड़क तक में जिस तरीके से धूमिल आम आदमी के सवाल को या मनुष्य के सवाल को मुख्य धारा के समानांतर एक वैकल्पिक सवाल के रूप में रखते हैं और कहते हैं कि यही हमारे समाज के यथार्थ है और यही समाज का जो यथार्थ है एक तरह से जीवन के यथार्थ बनने जा रहा है, जिसको समझना, जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है। और आप गौर करेंगे कि इस दौर में जो पुराने भी कवि हमारे थे, नागार्जुन हो या त्रिलोचन हो, ये सारे कवि भी, या शमशेर बहादुर सिंह, ये कवि भी एक तरह से मुख्य धारा का जो पूरा सवाल था उसमें अपने तेवर को बदलते हैं। वैसे नागार्जुन का तेवर शुरू से ही एक तरह से जन समर्थन का रहा है, त्रिलोचन के अंदर भी वह चेतना रही है, लेकिन जिस गहराई के साथ नए कवि हमारे जो हैं 70 के बाद, जिसमें विष्णु खरे शामिल हैं, चंद्रकांत देवताले हैं, या फिर नरेश सक्सेना हैं, या विनोद कुमार शुक्ल हैं, या मंगलेश डबराल हैं, लीलाधर मंडलोई हैं, आलोक धनवा हैं, कुमार विकल हैं, भगवत रावत हैं, या मलयज हैं, ऋतुराज हैं, अरुण कमल हैं, राजेश जोशी हैं, या फिर विष्णु नागर या लीलाधर मंडलोई, ये सारे के सारे कवि एक बड़े ही कहिए कि मतलब तल्ख तेवर के साथ हमारे सामने आते हैं। इनमें से अधिकांश कवि जो हैं, चाहे राजेश जोशी हों, चाहे अरुण कमल हो या लीलाधर मंडलोई हैं, विष्णु नागर हो, ऋतुराज हो, ये सारे कवि आज भी कविताएं लिख रहे हैं। और इन कविताओं में जो एक तरह से समाज का जो यथार्थ है, जो समाज की जो चेतना है, समाज का जो बोध है, या जिसे हम कहेंगे बार बार, जिसमें एक तरह से आम आदमी को जो सवाल है एक बड़े सवाल के रूप में दिखाई पड़ता है। और इसीलिए मैं कह रहा था इस दौर में एक नए तरह का साहित्य रचा जाता है जिसे समानांतर साहित्य हम कहते हैं। लेकिन ठीक है, 1990 के बाद के साहित्य में जो स्त्री का सवाल है या दलित का सवाल है या आदिवासी समाज का सवाल है, जिसे हम 90 के बाद के साहित्य को अस्मितावादी साहित्य के रूप में देख रहे हैं, तो यह कहा जा सकता है कि 70 के बाद जो सामाजिक प्रतिरोध की प्रक्रियाएं शुरू होती है, उसी का विस्तार एक अलग सामाजिक चेतना के रूप में, चाहे दलित चेतना हो या फिर स्त्री चेतना हो, उसका स्वरूप दिखाई पड़ता है। क्योंकि 70 में जो एक तरह से आदमी अपने तरीके से सोचना शुरू करता है, जो मनुष्य अपने सवालों से टकराता है, अपनी को तलाशना शुरू करता है कि हमारे होने का वजूद क्या है, और यही वजूद जिसे हम कहते हैं बार बार अम्बेडकर के प्रभाव में महाराष्ट्र में जो दलित आंदोलन चलता है या फिर स्त्री का आंदोलन जो पूरे विश्व में 60 के बाद जो शुरू होता है, वह कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। और हिंदी में जिस तरीके से कृष्णा सोबती या मित्रो मरजानी की लेखिका, या फिर मन्नू भंडारी या मृदुला गर्ग, या चित्रा मुदगल या नासिरा शर्मा, या मैत्री पुष्पा, या फिर बाद की लेखिकाओं में अनामिका या गगन गिल, या फिर इसी तरह से जो हमारे नए जो लेखक हैं या जो नए कवि हैं, जिससे बद्री नारायण हैं या फिर विमल कुमार हैं, ये सारे कवि जिस तरह से साहित्य रचते हैं, वह साहित्य वाकई एक नए सिरे से विचार करने की मांग करता है। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने 2-3 उदाहरण रखना चाहूँगा, उससे और बात साफ होगी। जैसे आप गौर करेंगे कि इस दौर में खास तौर से जैसे एक खास बात और इस दौर में होती है जिसकी चर्चा बार बार हिंदी साहित्य की मुख्य धारा उसका उल्लेख करना भूल जाती है, कि हम सारी बहस में हम सिर्फ भारत सिमट करके रह जाते हैं। लेकिन हमारे जो अप्रवासी जो समाज के लोग हैं, जो मॉरिशस में रहते हैं, जो सूरीनाम में रहते हैं, जो फिजी में रहते हैं, जो त्रिनिडाद में रहते हैं, वे भी क्या सोच रहे थे।
आप देखेंगे कि 70 के बाद वहाँ भी हिंदी में बड़े गहराई के साथ लेखन होता है, यद्यपि वहाँ उसके पहले भी लेखन हो रहा था। लेकिन 70 के बाद जब मॉरिशस 1968 में आज़ाद होता है तो वहाँ पर अभिमन्यु अनंत या रामदेव धुरंधर या फिर वेनी माधव राम खिलावन या राज हीरामन या राज रानी गोविंद या फिर आप रेशमी रामधनी या फिर अलका धनपत या विनय गुदारी या गुलशन सुखलाल या प्रहलाद रामसरन, ऐसे तमाम जो लेखक हैं, सरिता बुद्धू या ऐसे जो सारे लेखक या विचारक हैं मॉरिशस के, वह एक नए प्रकार की हिंदी को रचते ही हैं। लेकिन उस नए प्रकार की हिंदी में जो साहित्यिक जो समाज जिस तरीके से दिखाई पड़ता है वह एक भिन्न किस्म के बहस की मांग करता है, खासतौर से कहानी में, कविता में, उपन्यास में। जैसे अभिमन्यु अनंत का लाल पसीना या रामदेव धुरंधर का आप कहेंगे पथरीला सोना, ये जो पूरा का पूरा साहित्य है, इसमें जिस तरह की गहरी सामाजिक पीड़ा और एक ऐतिहासिक द्वंद्व दिखाई पड़ता है इन लेखों में, जिसे हम आप्रवासी लेखन की जो एक चेतना कहते हैं कि कैसे मजदूर बन के हमारे सारे साथी बाहर गए थे और वहाँ जाकर के इनकी चौथी, पांचवी, अब छठी पीढ़ियों ने लिखना पढ़ना शुरू किया, तो उनका दर्द कैसे दिखाई पड़ता है। जैसे मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि अनंत जी की एक कविता है, अभिमन्यु अनंत की बहुत चर्चित कविता है सूरज। इस सूरज कविता में अनंत जी लिखते हैं, इस कविता को पढ़ करके पता चलेगा कि आखिर समकालीन कविता, जिसे मैं 70 के बाद कह रहा था कि एक नए भावबोध के साथ हमारे सामने आती है, उसमें क्या चीज़ दिखाई पड़ती है। आप देखिए अनंत जी की कविता का कुछ अंश, सूरज कविता का अंश है। जिस दिन सूरज को मजदूरों की ओर से गवाही देनी थी, जिस दिन सूरज को मजदूरों की ओर से गवाही देनी थी, उस दिन सुबह नहीं हुई, उस दिन सुबह नहीं हुई। सुना गया कि मालिक यहाँ की पार्टी में, सुना गया कि मालिक यहाँ की पार्टी में सूरज ने जायदा पी ली थी। मतलब जब एक तरह से आम आदमी को न्याय देने की बात होती है तो हमारे जितने भी एक तरह से समर्थन देने वाले हमारे जो भी ताकतें हैं वह आम आदमी के समर्थन से पीछे हट जाती है। यहाँ तक कि सूरज जो पूरे दिन के कार्यविधि को देख रहा था कि कैसे समाज पर, कैसे मजदूरों पर अत्याचार हो रहा है, वह सूरज को जब मौका मिलता है एक तरह से गवाही देने का या उसको साक्षी मान करके जब बातचीत होती है, तो सूरज भी एक तरह से इतना पी लेता है मालिक यहाँ की पार्टी में कि अगले दिन सुबह वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाता है। तो यह जो एक तरह से चेतना है, यह चेतना कोई सामान्य चेतना नहीं थी। और इस चेतना के अंदर मैं जिस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि 70 के बाद जो समानांतर साहित्य है या फिर 1990 के बाद का जो अस्मितावादी साहित्य है, इस साहित्य में खास तौर से जो आप देखेंगे अनंत जी के साथ जो हमारी स्त्री लेखिकाएं हैं, चाहे मन्नू भंडारी हो, चाहे चित्रा मुदगल हो, चाहे अनामिका हो, या फिर जया जदवानी हो या मनीषा कुलश्रेष्ठ हो, ये सारी की सारी लेखिकाएं, या मैत्री पुष्पा हो या नासिरा शर्मा हो, इन लेखिकाओं के अंदर या मृणाल पांडे के साहित्य में आप देखेंगे तो एक खास तरह का प्रतिरोध दिखाई पड़ेगा। वैसे ही दलित लेखकों के अंदर भी एक खास तरह का प्रतिरोध दिखाई पड़ता है। और इस प्रतिरोध में आप देखेंगे कि चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि हो या मोहनदास नमिसराय या फिर धर्मवीर हो या स्वराज सिंह बेचैन या जयप्रकाश करदम या सुशीला टांक भोरे या फिर इसी तरह से जो हमारे कवि हैं मराठी के शरण कुमार लिबाले हैं या सूर्य नारायण रणसुभे हैं, ये सारे के सारे लेखक जिस तरीके से, जिस गहरी चेतना के साथ एक तरह से समाज के यथार्थ को या अपने अपने समाज के यथार्थ को सामने लेकर के आते हैं, हम लोग बार बार कहते हैं कि उसे एक खास शब्द देने की ज़रूरत है। इस पूरे प्रतिरोध में एक खास प्रकार की सामूहिक चेतना दिखाई पड़ती है और इसे कई बार हम कहते हैं कि व्यक्तिगत प्रतिरोध नहीं है। इस प्रतिरोध में कहीं ना कहीं कोई लेखक अगर अभिमन्यु अनंत अगर मजदूरों के हित में बात करते हैं तो यह उनका जो प्रतिरोध है, यह एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह पूरा का पूरा प्रतिरोध जो है यह मतलब एक सामाजिक प्रतिरोध है जिसे हम सामूहिक चेतना से निर्मित मान सकते हैं। और इस सामूहिक चेतना को बनाने में जो समकालीन समय है, जो समकालीन समय के जो सवाल हैं, जो आंदोलन है और उनकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, औपनिवेशिक शासन के बाद या साम्राज्यवाद के अंत के बाद जिस तरह से एक नए प्रकार की मुक्ति की धारणा आती है सामाजिक वर्गों के अंदर, तो ये सारे के सारे सामाजिक वर्ग एक नए प्रकार की मुक्ति की चेतना को लेकर के आते हैं और यह मुक्ति की चेतना समकालीन साहित्य में काफ़ी गहराई के साथ मुखर हुई है और जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपसे मैं कह रहा था कि जिस पूरी प्रक्रिया में अनंत जी लिखते हैं, उसी तरह से एक कवित्री है सविता सिंह है। सविता सिंह की कुछ पंक्तियां सुनेंगे तो देखेंगे कि एक स्त्री कवि के सामने क्या सवाल आता है। जैसे उनकी कविता है अपने जैसा जीवन, इसमें लिखती हैं अंधेरा कितना गहरा है, अंधेरा कितना गहरा है अब भी मेरे रास्ते में
और उसमें उतरना और उतरते जाना ही मेरी नियति है कि बिना किए पार इसे मिलेगा न फूलों का बाग मुझे न वह आकाश। एक स्त्री जो मुक्ति चाहती है, जो एक अपनी ज़मीन चाहती है, वह कहती है कि वह ज़मीन मुझे कहाँ से मिलेगी। मुझे लगातार सतत यात्रा करनी, यात्रा करते जाना है, और इस यात्रा करने की प्रक्रिया में जो मुक्ति मुझे मिलेगी वो मुक्ति तो मुझे दिखाई नहीं देती है, और उसके लिए मुझे एक से एक रास्ते, कठिन रास्ते पार करना है। इसी तरह से एक और हमारे कवि हैं, युवा कवि हैं, बद्री नारायण का एक बहुत चर्चित काव्य संग्रह है, सच सुने कई दिन हुए। इस संग्रह में बद्री नारायण लिखते हैं कि बर्फ पानी में बदल गया, मस्ती चिंता में, सुख दुख में, सोना माटी में बदल गया। किस पाताल में छुपाऊं अनमोल अस्थायित्व, पुरखों कुछ तो कहो ऐसे गाढ़े वक्त में। मतलब ये कैसा समय है, समकालीन समय का जो सबसे बड़ी जो चिंता है कि हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जो काफ़ी भयावह है, जो काफ़ी एक तरह से चिंतित करने वाला है, जो संकट में डालने वाला है। लेकिन इस संकट के समय में भी हम जो एक तरह से जो अस्थायित्व है, जो जीवन का जो मूल है, उसको हम बचाने की कोशिश करें। और जाहिर है कि जीवन का मूल क्या है, तो कहते हैं जीवन का मूल है कि सच को बचाए रखना, जो भी सच है उसकी रक्षा करना, और यह जो सच है, यह समाज का जो सच है उसको बचाना एक तरह से मनुष्य समाज की सबसे बड़ी एक तरह से मतलब जिम्मेदारी है। और कहा जाता है कि जो लेखक होता है, जो कवि होता है, जो विचारक होता है, इन सच के सवालों से बार बार टकराता है, बार बार उसको महसूस करता है। आप देखेंगे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता है, और उस कविता को सुनेंगे आप, तो उस कविता में इस बात की चर्चा करते हैं कि यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाना किस संस्कृति का प्रतीक है, मैं नहीं जानता, शायद आप जानते हो, चूहे या डोम की आत्मा ब्राह्मण का अंश क्यों नहीं है। चूहे या दलित की आत्मा ब्रह्मा का अंश क्यों नहीं है, मैं नहीं जानता, शायद आप जानते हो। तो ये जो सवाल हैं, ये जो हमारे सामाजिक समूह हैं, जो चाहे दलित समाज के समूह हों या स्त्री समाज के हों, उन सामाजिक समूहों के बड़े बड़े सवाल हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि इन सवालों से हमारे समय के लेखक गहराई के साथ टकरा रहे हैं, उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यह जो चेतना है एक तरह से समकालीन साहित्य की बड़ी चेतना है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि जितने कवि, हमारे नए कवि भी 90 के बाद के जो कवि हैं, जिनकी उपस्थिति से हिंदी कविता काफ़ी ताकतवर हुई है, जिसे हम अस्मितावादी कविता भी कहते हैं, जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि शामिल है या नानका जी जैसी कवित्रियाँ शामिल है, जो कहती है कि मैं एक दरवाज़ा थी, मुझे जितना पीटा गया मैं उतना ही खुलती गई। मतलब एक स्त्री क्या है? क्या स्त्री एक दरवाज़ा है, या फिर स्त्री क्या है? स्त्री एक बंद दरवाजा, इसे खोलने के लिए लगातार पीटा जाता है। क्या समाज उसको ऐसा मान लेता है? क्या वो स्त्री को मुक्त नहीं मानता, स्त्री को एक आदमी नहीं मानता है? अगर स्त्री को एक आदमी मानता समाज, तो फिर ऐसी स्थिति शायद पैदा नहीं होती। और इसीलिए बार बार स्त्री लेखिकाएं या स्त्री लेखक या दलित लेखक ऐसे सवाल उठा करके, ऐसे सवाल लेकर के हमारे सामने आते हैं। और इसीलिए 1970 के बाद का जो समानांतर साहित्य है या 90 के बाद का जो अस्मितावादी साहित्य, उसमें ऐसे सवाल बार बार दिखाई पड़ते हैं। जैसे कुछ जो नए कवि हैं हमारे सामने, जैसे नीलेश रघुवंशी हैं या एकांत श्रीवास्तव हैं या कुमार अम्बुज जैसे कवि हैं, या कुमार नयन है, या देवी प्रसाद मिश्र हैं। देवी प्रसाद मिश्र की एक चर्चित कविता बहुत चर्चित हुई थी, जिसे मुसलमान के नाम से हम जानते हैं। तो ये सारे के सारे लेखक जिस गहराई बोध के साथ 1970 के बाद की हिंदी कविता की पूरी तस्वीर को बदल देते हैं, वह तस्वीर वाकई 1947 के पहले भी वह तस्वीर नहीं थी, लेकिन उसकी जड़ तो 1947 से जुड़ती है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि 47 के बाद जो हमारा समाज, जिसमें जो मनुष्य है, जो आम समाज है, वह अपनी जो चेतना लेकर के आता है, उस चेतना को एक तरह से जो चेतना, दबी हुई चेतना थी 1970 के पहले, उसकी एक भाषा या आवरण में, वह पूरा का पूरा एक तरह से खुल जाता है 70 तक आते आते, और फिर वही 90 तक आते आते एक खास रूप ले लेता है। और इसीलिए मैं कह रहा था आपसे कि 1947 के बाद का जो नया साहित्य है, 70 के बाद का जो समानांतर साहित्य है, और 90 के बाद का जो अस्मिता साहित्यवादी साहित्य है, इन तीनों प्रवृत्तियां जो साहित्य की धाराएं या कालखंड है, इन तीनों खाल में एक अंतर्वस्तु है जो लगातार चल रही है। और वह अंतर्वस्तु है कि जो आम समाज है, जो आम मनुष्य है,
जो आम आदमी है वह आम आदमी काफ़ी एक ऐसे प्रतिरोधी चेतना के साथ हमारे सामने आता है जिसको समझना कहीं ना कहीं अपने समय को समझना भी है। आप गौर करेंगे कि इस दौर में जो हमारी कहानियाँ लिखी जाती है, खासतौर से नई कहानी के बाद का जो फ़र्क दिखाई पड़ता है, जैसे नई कहानी में जिस तरीके से या कहानी की जो भाषा फणीश्वरनाथ रेणु रचते हैं, या मोहन राकेश की कहानियों की जो भाषा है, या फिर निर्मल वर्मा जिस कहानी की जिस भाषा की रचना करते हैं, वो भाषा बहुत ही संवेदनात्मक है, वो रोमांटिक है और उस भाषा में एक खास सामाजिक यथार्थ भी छिपा हुआ है। लेकिन 70 के बाद की कहानी की वह भाषा नहीं है। 70 के बाद की कहानी की भाषा बिल्कुल साफ सुथरी है। वहाँ पर एक खास तरह का यथार्थ दिखाई पड़ता है। वह यथार्थ इतना साफ है कि वहाँ पर लेखक जो सामाजिक यथार्थ है उसको बिल्कुल मतलब कहीं कि भिन्न कथा शैली में रखता है। वह कथा शैली कहीं से गढ़ी हुई नहीं है, वो बिल्कुल सहज है और बिल्कुल समान है। जो एक तरह से सोचता है उस भाषा में लेखक कहानियाँ रच रहा है। जैसे उदाहरण के लिए रेणु की जो चर्चित कहानी है लाल पान की बेगम, उसकी भाषा सुनिए। उसकी भाषा में रेणु लिखते हैं, नई कहानी की सबसे बहुत चर्चित कहानी है लाल पान की बेगम। इस कहानी की भाषा का कुछ अंश सुनिए और इसका जो भावबोध है या इसमें जो सामाजिक यथार्थ है वह भी सुनिए। चल दिदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती झकझक चलती है। अब ये बिजली की बत्ती झकझक चलती है तो ये एक नई भाषा थी जिसे हमारे नई कहानी के कहानीकारों ने गढ़ा था। लेकिन यह भाषा जब बाद में आती है, खास तौर से 70 तक आती है, तो 70 के दौर के एक बड़ी चर्चित कहानीकार हैं उदय प्रकाश। वैसी भाषा की बदलाहट है आपको ज्ञान रंजन में भी दिखाई पड़ती है, आपको एक तरह से काशीनाथ सिंह में दिखाई पड़ती है, मिथिलेश्वर में दिखाई पड़ती है, असगर बजाहत, कामतानाथ, पंकज बिष्ट, मधुकर सिंह, संजीव मेहरुनिशा अब्दाली, अर्चना वर्मा, विजेंद्र अनिल, या फिर जो इधर के कहानीकार हैं प्रेम कुमार मणि, हरि भटनागर, या अखिलेश, या अवधेश प्रीत, या तेजेंद्र शर्मा, या चंदन पांडे, या देवेंद्र, या फिर दलित लेखों में ओम प्रकाश वाल्मीकि, या जयप्रकाश कर्द, मोहनदास नमिसराय, रतन कुमार शंभरिया, शिवराज सिंह बेचैन, ये सारे के सारे कहानीकार जिस भाषा को रचते हैं, ये भाषा बिल्कुल सामाजिक यथार्थ की भाषा है। इस भाषा में कोई बनावट नहीं है, कोई छल छद्म नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी है। और यह भाषा बिल्कुल काफ़ी मतलब जिसको कहा जाता है कि काफ़ी गहरे प्रतिरोध के साथ अपनी बात को हमारे सामने रखती है। जिस उदाहरण के लिए अगर हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी दिनेश पाल जाटो उर्फ दिग्दर्शन का दो अंश आपके सामने रखें, जिसमें एक तरह से जो कहानी का नायक है कहता है, जब उसके साथ असंगतियां उसके मीडिया ऑफिस में पैदा की जाती है, तो कहता है कि मैं अखबार का रिपोर्टर हूं, मैं अखबार के लिए लिखता हूं। तो अगर मैं अखबार के लिए लिखता हूं तो क्या मुझे सच कहने का अधिकार नहीं है? उसकी भाषा सुनिए। कहता है कि उसका अपराध क्या है? सच को सच कहना गलत है। तो यह एक तरह से तेवर समकालीन दौर के साहित्य में दिखाई पड़ता है, समकालीन कहानियों में। खास करके 90 के बाद के जो दलित कहानीकार हैं वो जिस भाषा को रचते हैं वो भाषा बिल्कुल भिन्न किस्म की भाषा है और बिल्कुल दोटुक है, बिल्कुल साफ भाषा है, उसमें कोई बनावट नहीं, कोई दुराव नहीं है। या इसी तरह से उदय प्रकाश की एक बहुत चर्चित कहानी है टेपचू कहानी में उदय प्रकाश इस बात की चर्चा करते हैं या जो लिखते हैं कहानी में, जो कहानी का जो भाव है, कहानी में जिस मतलब एक नए तरह की कहानी रचने की चेतना दिखाई पड़ती है, जिसे लोग बार बार जादुई यथार्थवाद की चर्चा करते थे। और जादुई यथार्थवाद की चर्चा करते हुए उदय प्रकाश की इस कहानी की खूब चर्चा होती है। टेपचू में उदय प्रकाश की कुछ पंक्तियां सुने। हमारे गांव भड़र के अलावा जितने भी लोग टेपचू को जानते हैं वे यह मानते हैं कि टेपचू कभी मरेगा नहीं, साला जिन है। तो यह कहानी में इस तरह की चेतना आनी शुरू हो जाती है, कहानी में भावबोध आना शुरू हो जाता है। तो यह कहानी की पूरी कहानी कहिए कि जिसे मैं बार बार कह रहा था कि यह कहानी एक तरह से सामाजिक परिवर्तन की कहानी है। इन कहानियों में एक तरह से आक्रोश और प्रतिरोध है। यह आक्रोश और प्रतिरोध जो है एक अलग तरह की चेतना लेकर के आता है। यही तेवर, ठीक ठाक तेवर आपको अभिमन्यु अनंत के कथा साहित्य में दिखाई पड़ेगा, जो मॉरिशस के कथाकार हैं, जो हमारे यहाँ प्रवासी लेखक हैं, या रामदेव धुरंधर के पथरिया सोना में या उनकी कहानियों में,
या वेड़ी माधोराम खिलावन के कथा साहित्य में दिखाई पड़ता है, या वहाँ की एक बहुत चर्चित महिला कथाकार है भानुमति नागदान। तो भानुमति नागदान में जिस तरह से एक तरह से आप्रवासी समाज एक तरह से जिस तरीके से विकसित होते होते अब इस मोड पर पहुंच गया है कि वह एकाकीपन जीवन व्यतीत करे। वहाँ पर बच्चे अलग रह रहे हैं, माता पिता अलग हैं, उनके पिता मजदूर थे, पोस्ट मास्टर थे, उनके पिता मजदूर थे। फिर कैसे 3 पीढ़ी जब 4थी पीढ़ी जब एक तरह से अच्छी नौकरी में आती है तो कैसे वह माँ बाप से अलग हो जाती हैं, और फिर वह जो एकाकीपन है उसको समझना, उसको देखना बड़ा दर्द पैदा करता है। मैं कल कह रहा था कि कैसे जो 1900 मतलब जो हमारे इस दौर के जो लेखक हैं, ये लेखक किस तरह से मतलब कविताएं भी लिखते हैं, उनमें गीतों के बहाने किस तरह से जीवन के यथार्थ को रखते हैं। और मॉरिशस के एक लोक कवि हैं जिनका नाम सोना नोयन है। तो सोना नोयन जिस तरह से अपने समाज का यथार्थ रखते हैं, खासकर मॉरिशस या अप्रवासी समाज का, तो उसकी 2-3 पंक्तियां मुझे याद आ रही जो मैं आपके सामने कहने की इच्छा मेरी हो रही है, जिसमें वो कहते हैं कि दादा के पलका पोशलका सोन चिड़ैया हेरामा उड़ल जाला, हेरामा उड़ल जाला। मतलब जो दादा दादी, जो माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, वो जब छोटा होता है तो चिड़िया की तरह आंगन में कुत्ते फांदते रहता है। जब उसके पंख निकल आते हैं तो फिर वो चिड़िया उड़नी शुरू करती है। जब पंख और बड़े होते हैं तो चिड़िया उड़ जाती है। वो कहते हैं ठीक वही हालत मॉरिशस के अप्रवासी समाज की है। माता पिता बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए फ्रांस चले जाते हैं, और बच्चे पढ़ाई करने के लिए अमेरिका या इंग्लैंड चले जाते हैं, फिर वो बच्चे वापस लौट के नहीं आते हैं। तो यह जो अकेलेपन का जो दर्द है, और खासकर अप्रवासी समाज में, यह एक खास गहरी पीड़ा बोध है जो दिखाई पड़ती है। तो जो आपसे मैं कह रहा था, चेतना जो खास करके 1970 के बाद के साहित्य की दिखाई पड़ती है, वो बहुत बड़ी चेतना है, और यह चेतना एक तरह से साहित्य को एक बड़ी दुनिया में लेकर के जाती है। आप गौर करेंगे कि 1970 के बाद या 90 के बाद जो हमारे हिंदी उपन्यास है, चाहे समानांतर साहित्य के दौर में लिखे गए हैं या अस्मितावादी साहित्य के दौर में, उसमें क्या परिवर्तन दिखाई पड़ता है। आप गौर करेंगे कि इस दौर का उपन्यास जो है, खास करके पुराने लेखक भी लगातार लिख रहे थे। जैसे भीष्म शाहनी का तमस जो है 1973 में छपता है। अमृतलाल नागर का एक बड़ा ही चर्चित उपन्यास है मानस का हंस, यह 1974 में छपता है। या फिर करवट उनका उपन्यास है कि बहुत चर्चित 1985 में छपता है। या इसी तरह से कृष्णा सोबती पहले भी लिख रही थी। कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा उपन्यास 1982 में उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलता है। या इसी तरह से मन्नू भंडारी का आपका बंटी उपन्यास है, या महाभोज है। या फिर मृदुला गर्ग का आपका चितकोबरा उपन्यास है, या फिर कठगुलाब है। तो ये सारे के सारे उपन्यास जो हैं, या राही मासूम रजा जिस तरीके से आधा गांव, या श्रीला शुक्ल का राग दरबारी है, या फिर श्रीला शुक्ल बाद में भी पहला पड़ाव जैसा उपन्यास लिखते हैं, या ममता कालिया का बेघर है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे जो कथाकार हैं, उनके कई उपन्यास छपते हैं। 1973 में पुनर्नवा उपन्यास आता है, और अनाम दास का पोथा 1977 में छपता है। तो पुरानी पीढ़ी भी कथा साहित्य में काम कर रही थी, लेकिन इसके बाद जो नई पीढ़ी आती है, यह नई पीढ़ी बिल्कुल अलग तरह की है। और जिसमें एक तरह से कह रहा था बार बार कि जो सामाजिक और राजनीतिक और ऐतिहासिक परिवर्तन की चेतना दिखाई पड़ती है, और जो महानगर का जो एक तरह से दुख है, जो महानगर की तकलीफ है, जो मोहन राकेश अंधेरे बंद कमरे में जिसका बयान करते हैं, वह एक तरह से चेतना बाद के कथाकारों में भी लगातार दिखाई पड़ती है। कमलेश्वर की कथा साहित्य में, या राजेंद्र यादव के साहित्य में, या इसी तरह से जो मधु कांकरिया जैसी लेखिका है, या फिर प्रभा खेतान है, या फिर ऐसे तमाम लेखक लेखिकाएं हैं जो इस नए दौर में साहित्य रचते हैं, और वहाँ पर उनका जीवन का दुख दर्द का बयान करते हैं। आप गौर करेंगे कि असगर वजाहत का सात आसमान उपन्यास बहुत चर्चित रहा, या जगदीश चंद्र का धरती धरना अपना, हिमांशु जोशी का सूराज उपन्यास है, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का मुर्दा घर है, या कामता नाथ का कालकथा उपन्यास है, या शैलेश मटियानी अपने बहुत सारे लेखन के जरिए अपनी उपस्थिति को दर्ज करते हैं। और इबू मलंग उनकी बहुत चर्चित कहानी है, जिसमें एक तरह से एक अव्यवस्थित समाज, जिसे समाज ने, मुख्यधारा के समाज ने हाशिए पर ढकेल दिया है, उस समाज को इबू मलंग के जरिए शैलेश मटियानी दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या उसका है। या अमरकांत इन्हीं हथियारों से जैसा उपन्यास लिखते हैं, या पंकज बिष्ट का लेकिन दरवाजा, या उस चिड़िया का नाम, या फिर मनोहर श्याम जोशी कसब, कुरु कुरु स्वाहा, या नेताजी कहीन, या अब्दुल बिस्मिल्लाह झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, या संजीव का सूत्रधार उपन्यास आता है, या पावतले की धूप जैसी कहानियाँ, या लंबा या लघु उपन्यास है,
या इसी तरह से संजीव जो बहुत सारी मतलब रचनाएं रचते हैं, उसमें एक तरह से जो हाशिए का समाज है उस समाज को एक तरह से आवाज़ देने की कोशिश करते हैं। आप गौर करेंगे कि चित्रा मुद्गल का आवाज़ जैसा उपन्यास या फिर मैत्री पुष्पा का चाक हो या अलमा कबूतरी हो, तो ये सारे के सारे उपन्यास या फिर अभी अखिलेश का जो नया उपन्यास निर्वासन आया है, या भगवान दास मोरवाल का काला पहाड़, या फिर अलका श्रावगी का कली कथा वाया बाईपास, या इस दौर का और भी लेखक है नार्सिया शर्मा, कृष्णा अग्निहोत्री, हरिसुमन बिष्ट है, रमिका गुप्ता मौसी जैसे उपन्यास की रचना करती है। तो ये सारे जो कथाकार हैं अपने उपन्यासों के जरिए एक नए समाज का यथार्थ रचते हैं। अब जो खास बात मैं आपसे बार बार कह रहा था, आखिर क्या दिखाई पड़ता है, जैसे आप जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का मुर्दा घर उपन्यास पढ़िए, तो मुर्दा घर में जो मुंबई है, बम्बई की झोपड़पट्टी में रहने वाली जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं की ज़िंदगी का यथार्थ दिखाई पड़ता है, कैसे अपना जीवन यापन करती है। या इसी तरह से आप देखेंगे कि आवा उपन्यास में चित्रा मुद्गल किस तरह से स्त्री कैसे अपने जीवन को गढ़ती है, या मैत्री पुष्पा अलमा कबूतरी के जरिए एक तरह से अलमा जो जनजाति है उसके जीवन को कैसे दिखाती है। या इसी तरह से आदिवासी लेखक हरि राम मीना जो हैं, कैसे धुनी तापे तीर के जरिए आदिवासी समाज का जो संघर्ष है। या पीटर पॉल एक्का रांची के एक लेखक हैं जो जंगल के फूल जैसा उपन्यास लिखते हैं, और उसमें बिरसा मुंडा या कर्मा भगत जैसे जो क्रांतिकारी हमारे आदिवासी समाज के रहे हैं उनके जीवन संघर्ष को दिखाने की कोशिश करते हैं, उसका ऐतिहासिक तरीके से उसको दर्ज करते हैं। तो ये लेखक किस तरीके से एक तरह से कहिए कि मतलब अपने समय और समाज का जो एक तरह से इतिहास है उस इतिहास को पुनः रचने की कोशिश करते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी बात दिखाई पड़ती है कि इस दौर के उपन्यास की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि सामाजिक यथार्थ के साथ को जो रचते हैं ये लेखक, उसमें स्मृति और इतिहास को एक बड़ा ही मतलब कहिए कि मतलब बड़ा एक तरह से प्राथमिक स्रोत बनाते हैं। मतलब स्मृतियों के जरिए अपने समाज के इतिहास के पुनर्लेखन का प्रयास दिखाई पड़ता है। और यह चेतना मतलब पुराने लेखक में तो थी ही, जो नए लेखक हैं उनके अंदर भी काफ़ी गहरी दिखाई पड़ती है। प्रेम कुमार मणि अपने उपन्यास लिखते हैं, या फिर हरि भटनागर अपने नए उपन्यास में जिस चीज़ की रचना करते, एक थी मैना एक था कुम्हार, या प्रेम कुमार मणि ढलान जैसा उपन्यास लिखते हैं, या करमेंदु शिशिर कोचान की धार जैसा उपन्यास लिखते हैं। तो इन उपन्यासों में एक तरह से सारे के सारे लेखक एक तरह से जो समकालीन समाज का जो यथार्थ है, जो 70 के बाद जो नया समाज बनना शुरू हुआ था, और जो इस समाज की जो सबसे बड़ी खासियत है, जो आपसे मैं कह रहा था कि बार बार यहाँ पर जो प्रतिरोध की जो चेतना है वह एक खास रूप में दिखाई पड़ती है, वह दबी हुई नहीं है, उसके अंदर एक बेहतर एक बड़ा आक्रोश है। वह आक्रोश इतना बड़ा है कि वह बड़ी मतलब जोरदार तरीके से अपनी बात को सामने रखने की कोशिश करती हैं। और अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ अनहोनी हो रही है या उनके साथ कुछ मतलब ठीक ठाक बर्ताव नहीं हो रहा, तो सारे के सारे लेखक मतलब उस बदलाव को लाने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे अभिमन्यु अनंत का जो एक हमारे अप्रवासी लेखक अभिमन्यु अनंत का जो उपन्यास लाल पसीना है, लाल पसीना में की एक नायिका है, वो कहती है, उसका एक छोटा उदाहरण है कि कब तक गन्ने से भरल गाड़ी बैल के बदले आदमी से खिंचवाई जाए। मतलब मॉरिशस में ऐसा हो रहा था कि जो अप्रवासी समाज था, जो मजदूर जब समाज था, वहाँ पर जब बैलगाड़ी में जब एक तरह से गाड़ी में जब ईंख जब लदाई हो जाती थी, तो वहाँ पर आप कल्पना करिए कि मतलब मजदूरों के से मतलब स्त्रियाँ थी जो मजदूर थे, वो एक तरह से बैलगाड़ी को खींच करके ले जाते थे। तो यह जो सामाजिक उत्पीड़न का जो सवाल है, उस उत्पीड़न के खिलाफ एक तरह से मॉरिशस के अप्रवासी लेखक एक तरह से एक बड़ा विरोध या प्रतिरोध दर्ज करते हैं। अब गौर करेंगे इस दौर में खास तौर से एक और जो चेतना दिखाई पड़ती है, जो खासकर स्त्री जो लेखिकाएं हैं, वो एक अलग तरह का मतलब उनका समाज के प्रति एक तरह से ऑब्जर्वेशन है। वो कैसे समाज को देखती है, सामाजिक विकास की प्रक्रिया को कैसे महसूस करती है, उसको कैसे अपने तरीके से व्यक्ति के मनस्थिति को पकड़ने की कोशिश करती है। या जो हमारा आख्यान है, आख्यान में किस तरह से आख्यान में ऐसे कौन से लोग हैं जो बेहतर जगह पाते हैं। जैसे गीतांजलि श्री का एक उपन्यास से बहुत चर्चित हुआ था, माई। इस माई उपन्यास में गीतांजलि श्री देखिए किस तरह के मतलब रूपक को गढ़ती हैं, क्या रूपक एक मनुष्य का गढ़ती हैं। वो कहती हैं कि माई के किस्से के साहब बेवकूफ़ी होते हैं। जो माई जब कहानियाँ सुनाती है तो उसके जो भी साहब होते हैं काफ़ी बेवकूफ़ होते हैं, और जो लंबी किस्से वह सुनाती उनमें बेवकूफ़ समझे जाने वाले निरीह गरीब की जीत होती है। मतलब जो माँ जो लंबे लंबे किस्से सुनाती थे उसमें जो गरीब होते थे, वो गरीब काफ़ी निरीह होते थे, उनको लगता था देह में जान नहीं है, बिल्कुल
मतलब लवारिश है, उनका कोई रखवाला नहीं है, उनके पक्ष में कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन आखिर माँ ऐसा क्यों करती थी कि जब अंत में जब जीत की बारी आती थी तो वही गरीब आदमी जीतता था। और फिर माँ कहती है कि निरीहता में जीत सकने की काबिलियत कुछ और है, हमने मान लिया था पर सोच कर नहीं। मतलब यह जो एक तरह से नैरेटिव, जो एक तरह से आख्यान जो है कहने का जो तरीका है कि जब कथाकार जब कथा गढ़ता है तो कथा गढ़ने में एक तरह से उसके केंद्र में कौन से पात्र होते हैं और कौन से पात्र। आप देखेंगे कि 70 के बाद की कहानियों, कथा साहित्य के जो पात्र हैं आम मनुष्य हैं। आम मनुष्य बेवकूफ़ हैं, उनको समाज बेवकूफ़ समझता है, कमज़ोर समझता है, वो कहता है कि उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन वही आम मनुष्य एक लंबे संघर्ष के बाद विजयी होता है, विजय प्राप्त करता है। तो यह एक तरह से कहिए कि सबसे बड़ी चेतना थी जो एक तरह से इस दौर की कथा साहित्य में दिखाई पड़ती है। इस तरह की चेतना मराठी के बहुत सारे लेखक रच रहे हैं। शरण कुमार लिम्बाले का उपन्यास झुंड इधर आया है, या अरुणा सितेश हैं, या फिर इसी तरह से मतलब दामोदर खड़से जैसे लेखक हैं, या सुशीला टागभोरे जिस तरीके से अपनी कहानियों में या अपनी आत्मकथा में जो चेतना रचती है वो काफ़ी गहरा भावबोध है। आप गौर करेंगे कि जो सबसे बड़ा जो मुझे बार बार लगता है कि नाटक हमेशा एक तरह से बहुत उपेक्षित विधा रही है समकालीन साहित्य में, लेकिन फिर भी इस दौर में बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो एक अलग तरह का नाटक रचते हैं, अलग तरह का उसमें समाज दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे पुराने लेखकों में जगदीश चंद्र माथुर जो है 70 के बाद भी उनकी कुछ नाटक आते हैं जिसमें उनका दशरथ नंदन नाटक बहुत चर्चित होता है। या उसके पहले के जो बहुत सारे हमारे लेखक थे जिस तरीके से मतलब जैसे मोहन राकेश का लहरों का राजहंस है, या फिर आधे अधूरे हैं मोहन राकेश का, या फिर लक्ष्मी नारायण लाल का रक्त कमल है, या फिर सुरेंद्र वर्मा का सूर्य की अंतिम किरणों से सूर्य की पहली किरण तक, या आठवां सर्ग। ये जो पूरे के पूरे नाट्य साहित्य है, इन नाट्य साहित्य में जो 47 के बाद का जो हमारे लेखकों ने रचा बिल्कुल अलग तरह का था, उसमें एक अलग तरह की चेतना दिखाई पड़ती है। लेकिन कल्पना करिए कि 70 के बाद के नाटक में क्या परिवर्तन दिखाई पड़ता है, क्या ऐसी चेतना है जो दिखाई पड़ती है। आप देखेंगे कि भीष्म साहनी कुछ नाटक लिखते हैं इस दौर में जिसमें हानुस है, या माधवी या कबीरा खड़ा बाजार में, या फिर भिखारी ठाकुर भोजपुरी के बहुत बड़े लेखक माने जाते हैं। और भिखारी ठाकुर अपने लेखन में एक तरह से भोजपुरी समाज में स्त्रियों का जो दुख है उसको व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, या जो भी सामाजिक एक तरह से असंगतियाँ भोजपुरी समाज में हैं और उसकी जो व्यवस्था मूलक जो चीज़ें उसके लिए कारण हो सकती है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। और उसके जरिए मतलब दिखाते हैं कि आखिर भोजपुरी समाज का तकलीफ क्या है। और वह मानते हैं कि इस समाज का जो सबसे बड़ा तकलीफ है वो पलायन है। मैं आपसे कह रहा था कि अप्रवासी समाज जो है खास करके मॉरिशस का, उसका बहुलांश है इन्हीं भोजपुरी प्रदेशों से पलायन किया हुआ है, या यहीं से एक तरह से मॉरिशस सूरीनाम गए लोग हैं जो 1834 से लेकर के 1916 तक बड़े बड़े पानी के जहाज में भर भर के कलकत्ता से एक तरह से मॉरिशस जाते हैं, सूरीनाम जाते हैं। लोग कहते हैं कि यह पलायन आज भी रुका नहीं है, आज भी ये पलायन जारी है। देश की आज़ादी के बाद भी भिखारी ठाकुर के साहित्य को पढ़ते हुए बार बार लगता है कि ये पलायन लगातार जारी रहा है, लगातार चलते रहा है, और जिसका नतीजा है कि धीरे धीरे समाज जो है एक तरह से इस पलायन को अब एक तरह से उसको बहुत सामान्य रूप में देखता है। लेकिन भोजपुरी ठाकुर इस पलायन में जो विदेशिया उनका जो सबसे चर्चित उनकी शैली भी है, उनका नाटक भी है, इस नाटक में उस जो सुंदरी का जो दुख या तकलीफ जो बयान करते हैं कि लिख के न भेजे एक पाती सुधी बिसाइले हो। मतलब मेरा जो पति है, मेरा जो परमेश्वर है वो विदेश चला गया कमाने के लिए, बहुत दिन पहले चला गया, लेकिन उसका एक भी चिट्ठी अभी तक हमारे पास नहीं आई। और उसके इंतज़ार में वो महिला इंतज़ार कर रही है और फिर वो दुख तकलीफ में जीवन गुजार रही है। गांव के लोग उसे परेशान करते हैं, गांव का जो सामंत है, गांव का जो एक तरह से शक्तिशाली लोग हैं वह उसको जीने नहीं दे रहे हैं, और वह इंतज़ार करती कब उसका पति आएगा, उसका जीवन फिर एक तरह से बढ़िया और उन्मुक्त होगा। तो यह जो चाहत आकांक्षा जो एक तरह से समाज की होती है, इसे एक तरह से कहीं ना कहीं साहित्य बहुत गहराई के साथ व्यक्त करता है, और इसीलिए साहित्य का महत्व है भी। आपसे जो मैं कह रहा था कि आखिर मतलब जो चेतना दिखाई पड़ती है 70 के बाद के समानांतर साहित्य में, उसको अगर हम समझना चाहें, या फिर उसमें जो अस्मितावादी जो संदर्भ है, उसे हम शंकर शेष का एक नाटक है एक और एकलव्य, अगर हम एक और एकलव्य के कुछ अंशों को देखें, आपके सामने रखें, तो तब पता चलेगा कि जो एक तरह से इस दौर का जो साहित्य जिस चीज़ को रचना चाह रहा है लेखक,
वह आपको बिल्कुल दिखाई पड़ेगा कि कैसे समकालीन साहित्य जो है वह इतिहास स्मृति, जो कई सारे इतिहास के सवाल हैं जिसको अब हम निपटाने जा रहे हैं, उसको कैसे रिक्रिएट करता है। अब देखेंगे गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन के संवाद, तो उससे शायद बातें साफ होगी। एक छोटा सा हिस्सा इस नाटक का है जो 2-3 पंक्तियां मैं सुनाऊंगा। द्रोण कहते हैं, गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, हाँ कुचल दिया, उसने मेरे अहंकार को चुनौती दी थी। अर्जुन, कैसी चुनौती? द्रोण, वह सिद्ध करना चाहता था कि वह मेरी सहायता के बिना भी महान धनुर्धर बन सकता है। कल इतिहास मेरी अपूर्णता पर हंसता। अर्जुन कहते हैं, इतिहास तो फिर भी हंसेगा आप पर। जब भी प्रतिभा को जाति एवं व्यवस्था के नाम पर कुचला जाएगा तो लोग आपको याद करेंगे। इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। अब यह जो मतलब अर्जुन का जो कथन है, जाहिर है कि अर्जुन का कथन कुछ भी रहा हो, लेकिन आज के जो लेखक हैं, शंकर शेष जैसे लेखक हैं, वो बार बार कहते हैं कि इतिहास कभी भी उन सवालों को नहीं छोड़ता, सवालों को नहीं माफ़ करता है। आप गौर करेंगे कि इस दौर में बहुत सारे लेखकों ने निबंध लिखा नए तरीके से, खास करके कुबेरनाथ राय ने, विवेकी राय ने, लेकिन जो सबसे खास जो चेतना दिखाई पड़ती है इस दौर में, खास करके हिंदी के जो आलोचक हैं, चाहे नामवर सिंह हो, चाहे रामविलास शर्मा हो, या फिर लक्ष्मीकांत वर्मा, या धर्मी भारती, मुक्तिबोध, या चंद्रबली सिंह, या फिर मैनेजर पांडे, विजय नारायण शाही, विश्वनाथ त्रिपाठी, सुरेंद्र चौधरी, देवीशंकर अवस्थी, नित्यानंद तिवारी, परमानंद श्रीवास्तव, खगेंद्र ठाकुर, ललित कार्तिकेय, विनोद शाही, या ओम प्रकाश वाल्मीकि, या धर्मवीर, या स्त्री एक तरह से मतलब आलोचकों में अनामिका। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं एक तरह से एक नए तरह की आलोचना लेकर के आते हैं, जिसमें मार्क्सवादी आलोचकों में रामविलास शर्मा से लेकर के मैनेजर पांडे तक शामिल हैं, या नामवर सिंह भी शामिल हैं। लेकिन उसी तरह से दलित आलोचना की एक नई तस्वीर देने में धर्मवीर या ओम प्रकाश वाल्मीकि की बड़ी भूमिका है, या मराठी में शरण कुमार लिबाले इस भूमिका को निभाते हैं। इसी तरह से हिंदी की स्त्रीवादी आलोचना को आगे बढ़ाने में अनामिका जी की बड़ी भूमिका है। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा था आपसे कि इस दौर में जो अन्य विधाएं जो साहित्य की है, 1970 से समानांतर साहित्य में या 90 के बाद का जो अस्मितावादी साहित्य है, उसमें जैसे समानांतर साहित्य में रेखा चित्र में काशीनाथ सिंह कुछ ऐसा रचते हैं जो पूरे हमारे हमारे समय के साहित्य की भाषा को बदल देता है। जैसे काशी काशी है, काशी काशी को लोग कई लोग उपन्यास भी कहते हैं, कई लोग रेखा चित्र भी कहते हैं, कई लोग संस्मरण भी कहते हैं। लेकिन काशी काशी में जिस तरीके से काशीनाथ सिंह समकालीन बनारस को नए तरीके से रचते हैं, यह बनारस बिल्कुल बदला हुआ बनारस है। यहाँ वैसे इतिहास भी बनारस का है, यहाँ पर मिथक भी बनारस का है, लेकिन जो बनारस के जो लोग हैं, जो बनारस की जीवंतता है जो 80 के घाटों पर दिखाई पड़ती है, वह इस काशी काशी को पढ़ते हुए आप पा सकते हैं। या इसी तरह से रविंद्र कालिया गालिब छुट्टी शराब या कांति कुमार जैन तुम्हारा परछाई जैसा जो रेखाचित्र संस्मरण लिखते हैं, इससे इस दौर के मतलब समकालीन साहित्य के दौर के रेखाचित्र संस्मरण की भाषा और सामाजिकता को उसको समझा जा सकता है। या इसी प्रकार रामविलास शर्मा आत्मकथा लिखते हैं, खास करके अपनी धरती अपने लोग, और इसके बहाने एक तरह से भारतीय समाज का जो प्रगतिशील जो एक तरह सामाजिक इतिहास हो सकता है उसको रचने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस दौर में जो आत्मकथा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी बात होती है कि जो दलित लेखक हैं वो एक नए तरह की आत्मकथा लेकर के आते हैं, जिसमें उनके समाज का जो सामूहिक यथार्थ है, जो सामूहिक चेतना है, वह दिखाई पड़ती है। और इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जूठन है, या मोहनदास नैमिषारद का जो अपने अपने पिंजरे हैं, या सूरजपाल चौहान का जो तिरस्कृत है, या सुशीला टागभोरे जो सिकंजे का दर्द जैसा जो आत्मकथा लिखती है, इसके बहाने दलित समाज का जो यथार्थ है, जिसको हम लोग बार बार कहते हैं कि ये आत्मकथा तो इन लेखकों की है, लेकिन इसमें उनकी जो सामूहिक चेतना जो है, वह सामूहिक चेतना एक अलग तरह से दिखाई पड़ती है। और इसीलिए इस सामूहिक चेतना को एक तरह से अलग तरीके से, नए तरीके से समझने की ज़रूरत है। या फिर आप कहेंगे कि विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा के बहाने शरद चंद्र की जीवनी लिखते हैं, या विष्णु चंद्र शर्मा मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखते हैं, या फिर आप कह सकते हैं पत्र साहित्य में रामविलास शर्मा का है या नेमीचंद जैन का है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि इस दौर के जो साहित्यिक विधाएँ हैं वो बिल्कुल एक नए तरीके से सामाजिक यथार्थ को रचती है। अब जो बुनियादी बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि इस पूरे दौर में जो समकालीन साहित्य है, इसमें जो खास जो चेतना मैं कह रहा था दिखाई पड़ती है कि कहीं ना कहीं प्रतिरोध की चेतना दिखाई पड़ती है। और इस प्रतिरोध की चेतना में कहते हैं कि
कहा जाता है कि एक अलग तरह का दिखाई पड़ता है। यहाँ पर मनुष्य जो है वो हारता नहीं, पराजित नहीं होता है, बल्कि जो सामाजिक सत्ता है उस सामाजिक सत्ता के समानांतर वो उठ करके खड़ा हो जाता है, अपना प्रतिरोध दर्ज करता है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ समानांतर साहित्य में या समकालीन या अस्मितावादी साहित्य में कि वह आगे बढ़ करके नेतृत्व भी संभाल लेता है और फिर एक तरह से समाज को अपने तरीके से चलाना शुरू कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि समकालीन साहित्य की जो सबसे बड़ी विशेषता है, और इसको समझने के लिए मैं रंजीत गुहा के कथन के साथ अपनी बात को अंतिम दौर में ले जाना चाहूँगा कि रंजीत गुहा बार बार कहते थे कि हर आदमी के मनुष्य की एक डिग्निटी होती है, आत्मसम्मान होता है। जिस तरह से बड़े लोग का आत्मसम्मान होता है उसी तरह से स्त्री का भी आत्मसम्मान होता है, जो काले लोग हैं उनका भी आत्मसम्मान होता है, जो दलित है उनका भी होता है, गांव के लोग का होता है। तो हमें कहीं ना कहीं उस मनुष्य के आत्मसम्मान को समझने की कोशिश करनी होगी। और कहा जाता है कि समकालीन साहित्य की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि जब जब आत्मसम्मान पर एक तरह से चोट लगी है तब तक वह आदमी का साहित्य नए सिरे से उभर करके सामने आया है। और समकालीन साहित्य में एक ये सबसे बड़ी विशेषता है कि अधिकांश लेखक आप देखेंगे कि बार बार आम आदमी का जो आत्मसम्मान है उसको बचाने की कोशिश करते हैं, और सिर्फ बचाते ही नहीं है बल्कि उसके अंदर एक खास प्रतिरोध की चेतना भी पैदा करते हैं। और फिर वो एक तरह से सामने आकर के उसका मुठभेड़ करना शुरू कर देता है, उसका मुकाबला करना शुरू कर देता है। और इसीलिए इस दौर के साहित्य में कई तरह की विविधता दिखाई पड़ती है। आप देखेंगे कि इतनी विविधता 1947 के पहले के साहित्य में नहीं है। समकालीन साहित्य में मुश्किल से ये 60 साल का 60-62 साल का साहित्य है, लेकिन इसमें नई कहानी, नई कविता, नया उपन्यास, आम आदमी का समानांतर कहानी आंदोलन, समानांतर साहित्य, अस्मितावादी साहित्य, स्त्री का साहित्य, दलित का साहित्य, आदिवासी का साहित्य, फिर अब धीरे धीरे मतलब ऐसे लोग का साहित्य आ रहा है जो बाजार से प्रभावित है। जैसे एक रणेंद्र का उपन्यास है ग्लोबल गाँव का देवता। तो इस ग्लोबल गांव के देवता के जरिए कैसे वो आदिवासी समाज की जो ज़मीनें हैं कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां उसका अधिग्रहण कर रही है, और कैसे एक तरह से आदिवासी समाज अपनी ज़मीन से धीरे धीरे कटता जा रहा है। इसकी तरफ इशारा वीरेंद्र जैन भी अपने डूब उपन्यास में दिखाते हैं कि कैसे मेधा पाटकर का जो आंदोलन है वह एक तरह से आदिवासी समाज के समर्थन में एक लंबे समय से एक नया एक तरह से मतलब वो वैकल्पिक रास्ते की तलाश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो समकालीन साहित्य है यह जो तेवर है समकालीन साहित्य में आम आदमी को स्थापित करने की या मनुष्य को उसके जड़ के साथ जोड़ने की, यह चेतना मतलब 1947 के बाद दिखाई पड़ती है। इसको वही मैंने कहा कि 3 तरीके से देखने की जरूरत है। यह चेतना नया साहित्य में भी है, बट वह चेतना प्रतिरोध की शक्ल लेती है समानांतर साहित्य में आकर के, और उसकी अस्मिता बननी शुरू होती है 90 के बाद के साहित्य में। तो कुछ मेरे कुछ विचार थे समकालीन साहित्य को लेकर के जो मैं आपके सामने रख रहा था। धन्यवाद। सामाजिक घटनाएं, सामाजिक प्रवृत्तियां साहित्य में परिलक्षित होती है। अगर इसको हम लोग विपरीत तौर पे देखें, जो साहित्य में चीज़ आया उसके लेकर भी समाज में बदलाव या उस तरह के एक्शन, जिस तरह से आप बता रहे थे कि शुरू में तो विरोध का स्वर फिर आगे नेतृत्व भी संभाल लेते हैं, तो क्या इस यथार्थ स्तर पे भी देखने को मिलता है या केवल? हाँ बिल्कुल, आप समाज के अंदर देख लिए, समाज के अंदर बहुत सारे सामाजिक समूह हैं या राजनीति में तो पूरा का पूरा नेतृत्व जो है अब मतलब जो हमारा पिछड़ा हुआ समाज है, चाहे दलित समाज हो, स्त्री समाज हो, उसके अंदर दिखाई पड़ता है। और जाहिर है कि मतलब इसका जो सबसे बेहतर पक्ष है कि समाज धीरे धीरे काफ़ी आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके कई सारे पक्ष हो सकते हैं कि मतलब एक जो जिसको हम लोग बार बार कहते हैं कि एक एकता जो दिखाई पड़ती है, मतलब कि वह चीज़ कहीं ना कहीं खो भी रहा है इसके चलते। तो समाज की क्रियाशीलता के साथ क्या साहित्य की क्रियाशीलता पग पर पग मतलब मिलाकर इन सिंक विथ है या उससे आगे है? मुझे बार बार लगता है ना कि कई बार होता है कि जो समाज की क्रियाशीलता बहुत आगे चली जाती है और साहित्य उसे पकड़ नहीं पाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि साहित्य पहले ही पकड़ लेता है। जैसे रेणु का मैला आंचल है, वो मैला आंचल में दिखाते हैं कैसे लोग जो व्यक्तिवाद की राजनीति है, खास करके जो पॉलिटिकल पार्टी में, कैसे वो धीरे धीरे मतलब समाज को अलगाव पैदा कर रही है। मतलब हर जाति अलग हो रहा है, हर समाज अलग हो रहा है, मुख्य धारा अलग भाग रहा है, दलित अलग हट रहे हैं या पिछड़ा वर्ग अलग हट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साहित्य की जो सबसे बड़ी भूमिका होती है कि साहित्य समाज की यह जो क्रियाशीलता है, जो समाज के अंदर जो गतिशीलता चलती रहती है, आंतरिक जो धारा चलती रहती है, साहित्य उसको पकड़ने की कोशिश करता है
और पकड़ करके हम लोग कहते हैं कहीं ना कहीं उसका एक सकारात्मक रूप देने की कोशिश करते हैं। और यह निर्भर करता है साहित्यकार के। हाँ, लेखक का मतलब जाहिर है कि लेखक अगर सकारात्मक होगा तभी सकारात्मक वो लिखता भी है। और मुझे लगता है साहित्य की भूमिका भी होती है, और समकालीन साहित्य में यह चेतना बार बार दिखाई पड़ती है कि समकालीन जो लेखक हैं एक तरह से समाज की इस गतिशीलता को पकड़ करके वो सिर्फ इस बात की चर्चा करते हैं कि मनुष्य बराबर है, किसी को जाति के नाम पर, किसी को उसके शरीर के नाम पर, और किसी को उसके भूगोल के नाम पर हम कहीं पर मार्जिन पर, हाशिए पर मत डाल दें उनको। वह भी मनुष्य, उसे भी मनुष्य की तरह व्यवहार करना चाहिए। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद, और आपकी ओर से डॉक्टर देवेंद्र चौबे को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी संक्षेप में और सरल भाषा में समकालीन साहित्य के विविध रूपों पर आज हम लोगों को ज्ञानवर्धन किया। थैंक यू वेरी मच।